अरे रूपा, जरा अपने पैरों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ, क्योंकि शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना है। ओहो, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपके पीछे पीछे ही चल रही हूँ। अब क्या उड़ के चलूँ आपके साथ। वैसे भी सुबह से चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई है। ना तो कुछ खाया है आपने और ना ही मुझे कुछ खाने दिया है। अरे रूपा, घर चलकर जो चाहे वो खा लेना, आप चलो भी। उन दोनों को चलते चलते दोपहर हो जाती है। अजी, अब मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगी। हम थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम थोड़ी थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढ कर लाता हूँ। रूपा तो वहीं पेड़ के नीचे लेट जाती है और हीरालाल कुछ खाने की तलाश में जंगल में आगे चला जाता है। रूपा पेड़ के नीचे काफी देर तक सोती रहती है। अरे रूपा, चलो आप उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ, तुम इन्हें जल्दी से खा लो, फिर हम घर चलते हैं। अरे वाह, आप फल लेकर तो कितनी जल्दी आ गए। हाँ हाँ रूपा, फल तो यहीं पास में ही लगे थे, इसीलिए जल्दी ही लेकर आ गया, तुम इन्हें जल्दी से खा लो। हाँ हाँ, लाइए ये फल मुझे दे दीजिए। हीरालाल उन फलों को रूपा को दे देता है। अरे ठहरो रूपा, तुम इन फलों को मत खाओ। अरे तुम कौन हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ हीरालाल, मैं तुम्हारे लिए फल लेने गया था। अरे बेवकूफ बहरूपिये, तू है कौन जो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहा है। अरे यही तो मैं तुझसे भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर तू है कौन जो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहा है। अरे मैं ही तो हूँ उसका असली पति। अरे रूपा, तुम इस बहरूपिये की बात ना सुनो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना बोलकर वह रूपा का हाथ पकड़ लेता है। वह दोनों ही रूपा का एक एक हाथ पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हो। देखिए ना भैया, ये युवक मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है। अरे भाई, तुम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल हूबहू एक जैसी है। क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है। अरे नहीं भाई, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर घर वापस जा रहा था। पता नहीं ये मेरी शक्ल का आदमी कहाँ से आकर मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है। वैसे इन दोनों की शक्ल तो एक जैसी ही है, इसमें कोई भी फैसला करना मुश्किल है। अरे सुनो भाई, तुम लोग आपस में ही मत लड़ो। मेरे हिसाब से तुम दोनों को राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों का फैसला राजा ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलो महाराज के पास। इतना बोलकर वह सारे लोग राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए, आप लोगों की क्या समस्या है। महाराज, मेरा नाम हीरालाल है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर अपने घर वापस जा रहा था। नहीं महाराज, ये हीरालाल नहीं है, हीरालाल मैं हूँ। ससुराल से मैं लौटकर जा रहा था। उन दोनों की बात को सुनकर राजा का भी दिमाग घूम जाता है। अरे राम राम राम, ये कैसे हो सकता है। एक ही शक्ल के दो आदमी और दोनों ही इस औरत को अपनी पत्नी बता रहे हैं। अब मैं क्या करूं, किसके पक्ष में फैसला सुनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मंत्री जी, आपका क्या कहना है, आखिर इन दोनों में से कौन सत्य बोल रहा है। महाराज, इस विषय पर कोई भी फैसला करना इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ मंत्री जी, अब मैं क्या करूं। महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो आपको ये फैसला प्रतापगढ़ राज्य में भेजना चाहिए। सुना है वहाँ सारे फैसले एक तोता सुनाता है। आज तक उसने कोई भी गलत फैसला नहीं सुनाया है। यदि ऐसी बात है मंत्री जी, तो हमें आज ही प्रतापगढ़ चलना होगा। फिर वह सारे लोग प्रतापगढ़ राज्य को जाते हैं। राजा सारी कहानी उस तोते के सामने सुनाता है। अच्छा, मामला थोड़ा सा गंभीर है।
हे दिव्य तोते, मेरी पत्नी को इस बहरूपिया से बचा लो, क्योंकि मेरी पत्नी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे नहीं तोते, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरी पत्नी है। अरे रुक जाओ, आप दोनों शांत हो जाइए। ये पत्नी किसकी है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। एक शक्ल के दो आदमी और दोनों ही इसे अपनी पत्नी बता रहे हैं। दाल में कुछ काला है। मंत्री जी, जल्दी से केतली मंगवाई जाए। तोते का आदेश होते ही एक केतली मंगवाई जाती है। देखो भाई, ये पत्नी तुम दोनों में से उसी को दूंगा जो इस केतली में घुसे और केतली की टूटी से बाहर आए। उसके बाद टूटी से घुसे और केतली के मुंह से बाहर आए। ठीक है तोते, मैं तुम्हारी इस शर्त को जरूर पूरा कर सकता हूँ। तो फिर दिखाओ मुझे, तुम इस केतली के अंदर कैसे घुसते हो और कैसे निकलते हो। इतना सुनकर वह आगे बढ़ता है और अपना आकार छोटा कर तुरंत ही उस केतली में घुस जाता है और केतली की टूटी से बाहर निकल आता है। फिर उस केतली की टूटी के अंदर घुस जाता है और बाहर निकल आता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे युवक, क्या तुम इस शर्त को पूरा करने का प्रयास नहीं करोगे? लेकिन तोता, मैं भला इस केतली के अंदर कैसे जा सकता हूँ? मेरा आकार इतना छोटा नहीं कि मैं इसके अंदर जा सकूं। परंतु तोते, आपने ये कैसा न्याय किया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा तोते, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ युवक, जरूर जाओ, लेकिन मेरे एक संदेह को दूर करने के बाद। संदेह? लेकिन कैसा संदेह? मैं कुछ समझा नहीं। युवक, मुझे संदेह बस इतना सा है कि क्या तुम वास्तव में ही इस केतली के अंदर गए थे? हाँ तोते, मैं तो सभी के सामने इस केतली के अंदर गया था। नहीं युवक, मैं तभी मानूंगा कि तुम अंदर गए थे जब तुम एक बार और इस केतली के भीतर जाओ। फिर मेरे मंत्री केतली के भीतर जांचेंगे कि तुम अंदर हो या नहीं। उसके बाद ही तुम अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है तोते, मैं तुम्हें फिर से दिखा सकता हूँ, जरा रुकिए। इतना कहकर वह युवक फिर से अपना आकार छोटा करता है और उस केतली के भीतर घुस जाता है। अरे मंत्री जी, जरा जाकर देखिए तो कि केतली के भीतर कौन है। मंत्री तोते के इशारे को समझ जाता है। वह तुरंत ही केतली की ढक्कन तथा केतली की टूटी को बंद कर देता है। वाह वाह मंत्री जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। अब आप जल्दी से इस केतली को ले जाकर कहीं दूर जमीन के नीचे दफन कर दे। हीरालाल, अब तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। तोते, आपकी जय हो, आपकी जय हो तोते। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। इतना बोलकर हीरालाल अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। वैसे तोते, तुमने उस शैतान को पहचान कैसे लिया? महाराज, एक ही शक्ल के दो आदमी और दोनों ही एक स्त्री को अपनी पत्नी बता रहे हैं। उन दोनों की बात से मैं समझ गया था कि उन दोनों में से कोई एक शैतान ही हो सकता है, जो उस परीक्षण के बाद सुनिश्चित हो गया। वाह वाह तोते, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हारी बात से ऐसा लगता है कि तुम कोई तोता नहीं, जरूर कोई महान आत्मा हो। तुम कोई साधारण तोता नहीं हो सकते। आखिर तुम कौन हो? रंजीत सिंह, तुम उचित कहते हो। मैं कोई तोता नहीं, मैं तुम्हारा मित्र राजा, मैं माणिक हूँ। तोते के मुख से यह बात सुनकर रंजीत सिंह हैरान ही रह जाता है। क्या बोला? तुम राजा माणिक हो, मेरे मित्र हो? लेकिन मेरा मित्र तो अपने महल माणिक राज्य में है। अरे भाई, वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो तो मेरा दुष्ट मंत्री सारंग है। वो तुम्हारा मंत्री सारंग है? लेकिन सारंग तो राजमहल छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया था। नहीं मित्र, वो कहीं भी नहीं गया। वो राजमहल में ही मेरा शरीर धारण कर रह रहा है। लेकिन मित्र, ये सब कुछ कब और कैसे हुआ? ये बात तब की है जब मैं एक दिन अपने राज्य दरबार में बैठा हुआ था। महाराज, महाराज। क्या हुआ सैनिक? तुम इतना परेशानी में क्यों दिखाई पड़ रहे हो?
महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसे महान संत आए हैं जिसने मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दिया है। महाराज, यदि ऐसी बात है तो हमें उस महान आत्मा से जरूर मिलना चाहिए। मंत्री की यह बात सुनकर राजा साधु के पास जाता है। बाबा, अपने मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित कर दिया? महाराज, ये एक सिद्धि विद्या है जिसे मैंने अपनी तपस्या से अर्जित किया है। बाबा, यदि आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे इस विद्या को सिखा सकते हैं? पुत्र, इस विद्या को मैं किसी को भी नहीं सिखा सकता। लेकिन क्यों महात्मा? आखिर आप इस विद्या को सिखा क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये विद्या सीखने के बाद मनुष्य इस विद्या का गलत उपयोग करने लगेगा। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। बाबा, मैं एक राजा हूँ। मैं इस विद्या का उपयोग जन कल्याण के लिए ही करूँगा। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो प्रकृति के विपरीत हो। यदि ऐसी बात है राजन, तो ठीक है, मैं तुम्हें विद्या जरूर सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें माधवी पर्वत पर आना होगा। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा महारानी जी, आप अपना ख्याल रखना। पता नहीं मुझे वहां पर कितने दिन लग जाए, कोई पता नहीं। मंत्री जी, घोड़े तैयार कीजिए, हम लोग आज ही बाबा के पास जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी 2 घोड़े तैयार करवाता हूँ। इतना बोलकर मंत्री वहां से चला जाता है। महाराज, आप जा तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरा हृदय इतना विचलित क्यों हो रहा है। अरे महारानी जी, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारा हृदय विचलित है। परंतु तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजा तथा वह मंत्री दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते जल्दी ही माधवी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। लेकिन महाराज, आपको यहाँ पर अकेले ही आना था। बाबा, आप चिंता न करें, ये हमारे विश्वसनीय मंत्री हैं। ये सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको ये विद्या एकांत में ही सिखाऊंगा, जहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा तीसरा कोई भी ना हो। तो फिर आप ही बताइए बाबा, अब मैं क्या करूं? महाराज, आप मेरे साथ उस गुफा में चलिए। मैं आपको इस विद्या का ज्ञान उस गुफा के भीतर ही दूंगा। आप अपने मंत्री को यहीं पर रोक दीजिए। मंत्री जी, आप इसी स्थान पर रुककर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इतना सुनकर राजा उस साधु के पीछे पीछे गुफा के भीतर चला जाता है। अरे, ये राजा तो कितना स्वार्थी है। विद्या सीखने के लालच में मुझे यहीं छोड़कर चला गया। लेकिन मैं भी तुम्हारा मंत्री हूँ, आखिर मैं भी देखता हूँ कि ये साधु तुम्हें कौन सा विद्या सिखाता है। इतना सोचकर मंत्री भी चुपके से उस गुफा में घुस जाता है और छिपकर उस साधु की सारी बातों को सुनता है।
महाराज, आज आपकी संपूर्ण 52 विद्याएं पूर्ण हो चुकी है। बाबा, ये सब कुछ आपकी कृपा से ही संपूर्ण हो पाया है। बोलिए बाबा, आपको क्या इनाम चाहिए? नहीं महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस मेरी एक बात को याद रखना, वही मेरा इनाम होगा। हाँ हाँ बोलिए बाबा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आप इस विद्या को अपने तक ही सीमित रखना। ठीक है बाबा, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजा तथा मंत्री वहां से निकल पड़ते हैं। राजा और मंत्री चलते चलते घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। राजा ने 52 विद्याएं सीखी थी और उसके मंत्री ने भी छिपकर 52 की 52 विद्याएं सीख ली थी। वह दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी राजा की नजर एक तोते पर पड़ती है जो जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे, ये तोता तो मृत पड़ा है। अरे मंत्री जी, जरा यहीं पर रुकिए। क्या हुआ महाराज, आप यहाँ पर क्यों रुक गए? मंत्री जी, जरा उधर देखिए, उस मृत तोते को। हाँ हाँ महाराज, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आप इस तोते को दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं मंत्री जी, उस तोते को मृत देखकर मैं अपनी विद्या का परीक्षण करना चाहता हूँ। अरे महाराज, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जरा हमें भी दिखाइए, आखिर आपने क्या विद्या सीखी है? अच्छा ठीक है मंत्री जी, जरा रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ अपनी विद्या। इतना बोलकर राजा तुरंत ही घोड़े से नीचे उतरता। राजा अपनी विद्या से अपने शरीर को छोड़कर अपने प्राणों को तोते के शरीर में प्रवेश करता है। उधर मंत्री अपने शरीर को छोड़कर राजा के शरीर को धारण कर लेता है और तुरंत ही उठकर उस तोते पर झपटता है, लेकिन तोता वहां से उड़ जाता है। हे भगवान, मैंने अपनी मंत्री के बारे में तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर यह सारी बातें सोच रहा था। तभी उधर से एक शिकारी गुजरता है। अरे ओ शिकारी भाई, क्या आप मुझे कुछ अनाज के दाने खिला सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें दाने क्यों खिलाऊं? इसमें मेरा क्या फायदा? शिकारी, मैं तुम्हें दानों के बदले में ढेर सारा धन दिला सकता हूँ, जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तोते की यह बात सुनकर शिकारी के मन में लालच आ गया। यदि ऐसी बात है तोते, तो ये लो, मैं तुम्हें सारे दाने खिलाता हूँ। इतना बोलकर शिकारी सारे अनाज के दाने जमीन पर बिखेर देता है। तोता जल्दी ही नीचे आता है और सारे अनाज के दानों को चुगने लगता है। कुछ ही देर में तोते ने सारे दाने चुन लिए। तोते, मैंने तुम्हें दाने खिला दिए, अब तुम जल्दी से मुझे खजाना दो। शिकारी भाई, खजाना तुम्हें मैं नहीं दूंगा, खजाना तो तुम्हारे राज्य के राजा देंगे। मुझे राजमहल लेकर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ढेर सारा खजाना दिलाऊंगा। फिर उस शिकारी ने मुझे आपके हाथों बेच दिया। मित्र, ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया उस दुष्ट मंत्री ने। वैसे मित्र, क्या तुम अपने वास्तविक रूप पे नहीं आ सकते हो? मित्र, मैं अपने वास्तविक रूप में तो आ सकता हूँ, यदि तुम मेरी मदद करो तो। हाँ हाँ बोलो मित्र, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? फिर तोता अपनी सारी योजना को राजा के कान में बताता है। महाराज, आपके लिए एक संदेश आया है, जो संदेश आपके मित्र राजा रणजीत सिंह ने भेजा है। हाँ हाँ सैनिक बोलिए, हमारे मित्र ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, उन्होंने आपको भोज के लिए आमंत्रित किया है। आखिर ये रंजीत सिंह मुझे क्यों बुला रहा है?
क्या बात हो सकती है? यदि मैं बुलावे पर गया नहीं तो उसे मुझ पर संदेह हो जाएगा। ये सारी बातें सोचकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। आइए आइए मित्र, आपका स्वागत है हमारे राज्य महल में। बोलिए मित्र, आपने हमें कैसे याद किया? क्या मैं अपने मित्र को याद भी नहीं कर सकता? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। एक मित्र को मित्र याद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अरे देखिए महाराज, आज कितना बढ़िया शिकार हाथ लगा है। अरे वाह वाह वाह, ये हिरन तो कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता देखकर तो आंखें हट ही नहीं रही। मृत अवस्था में ये इतना सुंदर दिख रहा है। यदि ये जीवित होगा तो कितना सुंदर होगा। काश कि मैं इसकी सुंदरता को इसकी जीवित अवस्था में देख पाता। अरे महाराज, इसके लिए आप इतना दुखी क्यों होते हैं? यदि आपको इसे जीवित देखना है तो मैं अभी इसे जीवित कर देता हूँ। परंतु मित्र, आप इसे जीवित कैसे कर सकते हैं? अरे मित्र, बस देखते जाइए मैं इसे कैसे जीवित करता हूँ। इतना बोलकर वह जमीन पर लेटता है और अपने प्राणों को निकालकर हिरण के उस मृत शरीर में डाल देता है। तभी राजा मणिक अपने प्राणों को उस तोते के शरीर से निकालकर वापस अपने शरीर में डाल देता है और तुरंत ही उठकर अपनी तलवार से हिरण का सिर काट देता है। दुष्ट मंत्री, तेरे विश्वासघात की सजा यही है। अरे दुष्ट, तुम मेरी इजाजत के बिना अंदर कैसे आया? अरे महारानी, आपको क्या हुआ? मैं आपका पति हूँ। आखिर मुझे तुमसे मिलने के लिए इजाजत की क्या आवश्यकता है? अरे मूर्ख, अपनी इस गंदी जबान से मुझे अपनी पत्नी कहकर संबोधित मत कर, क्योंकि तू मेरा पति नहीं है। महारानी जी, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मेरा विश्वास करो। महारानी जी, महाराज सत्य कह रहे हैं, यही आपके पति हैं। क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं आपको अपना पति तभी स्वीकार करूंगी यदि तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारा सबसे प्रिय घोड़ा तुम्हारे पास आ जाए, तभी मैं मानूंगी कि आप ही मेरे पति हैं। लेकिन मेरा प्रिय घोड़ा है कहाँ? वो अस्तबल में तो नहीं है। महाराज, आपका घोड़ा जंगल की ओर भाग गया था, तब से वह लौटकर वापस नहीं आया है। आप चलकर उसे आवाज दीजिए, शायद आपके बुलाने से वह आ जाए। हाँ हाँ, चलिए हमारे साथ। इतना सुनकर सभी लोग राजा के साथ जंगल में जाते हैं। बहादुर, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। इसी प्रकार राजा जंगल में 2-3 बार आवाज लगाता है। बहादुर, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अपने मालिक की आवाज जैसे ही घोड़े के कान में पड़ती है तो वह दौड़ पड़ता है और जल्दी ही राजा के पास पहुंच जाता है। यह दृश्य देखकर महारानी हैरान ही रह जाती है। राजा प्यार से अपने घोड़े को सहलाता है। महारानी जी, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं ही असली राजा हूँ और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। महारानी जी, आप दुखी ना हो, ये परीक्षण करना भी उचित था।